हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अभि वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा चैनल जिसका नाम है फिजिक्स एंटरटेन। तो आज जो है आज सेकंड चैप्टर का ही एक नया लेक्चर लेकर सामने आपके आ रहे हैं और लेक्चर का नाम है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, इसके पहले हमने पढ़ा था कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइइलेक्ट्रिक्स। जब पैरेलल प्लेट के बीच में किसी डाइइलेक्ट्रिक्स को रखेंगे तो उसके कैपेसिटेंस में क्या परिवर्तन आएगा, उसके कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो चलिए उसके बारे में हम बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं। अब हेडिंग हो गया कैपेसिटेंस ऑफ, हेडिंग दे दीजिए आप लोग भी, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। अब डाइइलेक्ट्रिक्स के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डाइइलेक्ट्रिक्स क्या होता है। तो डाइइलेक्ट्रिक्स जो होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर सब्सटेंस होते हैं, ये इंसुलेटिंग मटेरियल्स होता है। तो ये इंसुलेटिंग मटेरियल्स कैसा है, इंसुलेटिंग मटेरियल्स जो कि अपने इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट कर सकता है, अपने इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा सकता है विदाउट एनी कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। उसी की ज़रूरत अभी पड़ेगी कि हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जब डाइइलेक्ट्रिक्स को रखते हैं तब क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाते हैं। कैपेसिटर क्या है, तो कैपेसिटर एक डिवाइस है, बता चुका हूँ। कैपेसिटर एक डिवाइस होता है जिसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम क्या करते हैं, स्टोर करने का काम करते हैं। यहाँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें दो प्लेट है, ठीक है। हम किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर कंसीडर करते हैं, कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें दो प्लेट हैं, एक प्लेट है P, अनदर प्लेट है Q। हम किसी कैपेसिटर पर कंसीडर करते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर कंसीडर करते हैं जिसका एक प्लेट P है, अनदर प्लेट क्या है, Q है। अब इसमें P पे प्लस चार्ज है और Q पे क्या है, माइनस चार्ज। ये भी बता चुका हूँ कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक प्लेट पॉजिटिव होता है, अनदर प्लेट क्या होता है, निगेटिव होता है। इसके बीच का डिस्टेंस कुछ मान लो, इसके बीच का डिस्टेंस मान लो कि यहाँ D है। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ये पॉजिटिव टू निगेटिव जाएगा इस डायरेक्शन में। तो मान लो P और Q के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है वो E है या E0 है, ठीक है। पैरेलल प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है वो क्या है, E0। अब क्या करेंगे, हमको डाइइलेक्ट्रिक्स इसमें रखना है। डाइइलेक्ट्रिक्स तो एक कांच का, एक ग्लास का स्लैब ले लो। जो ग्लास का स्लैब होता है वो तो डाइइलेक्ट्रिक्स होता है क्योंकि इंसुलेटर होता है। तो एक हम ग्लास का स्लैब इस प्लेट के बीच में रख देते हैं। ये प्लेट है, प्लेटों के बीच में एक ग्लास स्लैब हमने रखा। तो ग्लास स्लैब रखोगे तो इन दोनों प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में तुमने एक ग्लास स्लैब रख दिया। तो ग्लास स्लैब को रखोगे तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब पड़ेगा इस पे तो ये पोलराइज्ड हो जाएगा। इस यहाँ पे लिख देता हूँ, ये ग्लास स्लैब है, ठीक है, ये ग्लास स्लैब। तो ग्लास स्लैब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर पोलराइज्ड हो जाएगा और पॉजिटिव के चलते निगेटिव बनेगा और जिधर निगेटिव है उधर पॉजिटिव बनेगा। बता चुके हैं ऑलरेडी कैसे। इसके पहले वाले लेक्चर में अगर कोई विद्यार्थी नहीं देखा है तो इसके पहले वाला लेक्चर जाके देखो, समझ में आ जाएगा कि पॉजिटिव के चलते यहाँ निगेटिव कैसे, निगेटिव के चलते यहाँ पॉजिटिव कैसे। और इसका विड्थ कितना है, इसका विड्थ हमने T मान लिया कि T इसका विड्थ है, ठीक है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी इस डायरेक्शन में लग रही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो मान लो यहाँ उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड ई है,
तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है। यानी ये बाहर का जो ग्लास स्लैब है उसके बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन P से Q की तरफ है, और स्लैब के अंदर का जो डायरेक्शन है वो उसके जस्ट अपोजिट है Q से P की तरफ। तो वो क्या करेगा, उसको इफेक्ट पहुंचाएगा, उसके इंटेंसिटी को घटाएगा, उसके प्रभाव को कम करेगा। इसके बारे में ऑलरेडी मैं पढ़ा भी चुका हूँ, बता चुका हूँ कि जब किसी भी डाई इलेक्ट्रिक्स को आप जब इफेक्ट देते हैं, इलेक्ट्रिक इफेक्ट देते हैं, अगर ये बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है माइनस है, प्लस माइनस के इफेक्ट के चलते, यहाँ इसके प्रभाव के चलते कोई इलेक्ट्रिक फील्ड E बना, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ E बना, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इस पर जब प्रभाव डालता है तो इसके, ये डाई इलेक्ट्रिक्स है, क्या है डाई इलेक्ट्रिक्स। हालांकि ये समझा चुका हूँ, दोबारा नहीं समझाना चाहिए, लेकिन अभी इस थ्योरी की इसमें ज़रूरत है। अगर ये नहीं जानते हैं तो ये बताऊंगा तो फिर कन्फ्यूजन रहेगा कि सर कैसे हो गया। तो यहाँ E का जो इफेक्ट पड़ता है इस डाई इलेक्ट्रिक्स पे पड़ता है, और डाई इलेक्ट्रिक्स पे पड़ता है तो ये क्या होता है कि इसके ऊपरी सतह पे, ऊपरी सरफेस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज बनाता है। क्या बनाता है, चार्ज बनाता है। और अगर कहीं पर भी चार्ज बनता है तो चार्ज से क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते ये जो डाई इलेक्ट्रिक्स का सरफेस है उस पर चार्ज बना, और चार्ज ने दोबारा बना दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रोकने का काम करता है, उसके ये एगेंस्ट में लगता है। तो ये पूरी तरह रोक नहीं सकता है, लेकिन इसके इफेक्ट को कम करता है। तो अगर हमको टोटल इसका रिजल्टेंट निकालना हो, टोटल हमको इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी हो, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये काम कर रहा है, इसको ये रोक रहा है, तो माइनस कर देंगे तो इसका टोटल मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, टोटल वैल्यू इसका निकल जाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे ये 50 न्यूटन पर कूलम के इंटेंसिटी से ये काम कर रहा है, और चार्ज यहाँ बना, चार्ज ने उत्पन्न कर दिया मान लो 20 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको रोकने लगा। ठीक है, तो ये 20 से रोकेगा तो इस इफेक्ट कितना से पड़ेगा, तो 30 का इफेक्ट जो होगा, 30 का इफेक्ट ये पड़ेगा, उसका ये मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, टोटल रिजल्ट वैल्यू निकलेगा। ये तो बात समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते चार्ज बना, और चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड बना, और इलेक्ट्रिक फील्ड पहले वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज कर रहा था और रोक रहा था। वही कंडीशन यहाँ पर भी लागू होता है कि जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, और यहाँ पे जो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते ये पोलराइज्ड हुआ, और यहाँ चार्ज बने, और चार्ज के चलते दोबारा इलेक्ट्रिक फील्ड बना, और ये अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके इफेक्ट को कम कर रहा था। तो हम अगर टोटल इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, तो E0 माइनस E निकलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकालने वाले हैं क्या, कैपेसिटेंस। हमको चाहिए कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस के लिए दो चीज़ें चाहिए। फार्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू सी भी, तो C इक्वल टू Q बाई भी। तो जब अगर C की वैल्यू निकालनी हो तो हमको चार्ज चाहिए और पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल चाहिए। तो सबसे पहले उसका पोटेंशियल हमको पता करना पड़ेगा कि पोटेंशियल उसमें क्या है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हियर V इक्वल टू हो जाएगा E0 इंटू डी माइनस टी प्लस E0 इंटू डी माइनस टी प्लस E इंटू हो गया टी। अब ये क्वेश्चन आएगा सर कैसे लिख दिए, क्या है समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस बताए थे हम। ठीक है, फार्मूला था E इक्वल टू डी वी बाई डी आर, मतलब V बाई आर लिख सकते हैं। इसको क्रॉस इंटू करो तो हो जाएगा E इंटू आर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस इतना का। तो ये जो स्लैब हमने रखा है,
स्लैब का एक अपना पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है, क्योंकि इसके साइड पर प्लस है और माइनस है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इसका डिस्टेंस, तो जो भी थिकनेस है उसको डिस्टेंस मानेंगे तो निकलेगा इसका पोटेंशियल डिफरेंस, और फिर इसको हटाएंगे, इसको अगर छोड़ दिया, इसको निकाल दिया जाए, इसको टोटल को बाहर निकाल दो तो हमको कितना डिस्टेंस इसमें मिलेगा, इतना और इतना, यही ना हमको। अब यहाँ पे रख दिया है तुम ग्लास स्लैब, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट तो इस पर पड़ नहीं है, इसके अंदर पड़ रहा है और इसके अंदर पड़ रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो इतना दूर का जो इफेक्ट है उसको ये रोक रहा है, ख़त्म कर रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इतना दूर पे ये ख़त्म कर रहा है, तो इसलिए तो इसका इफेक्ट इसमें पड़ नहीं रहा है, लेकिन इसका इफेक्ट इधर तो पड़ेगा, क्योंकि इधर खाली जगह है, इधर खाली जगह है। तो हमको ये डिस्टेंस चाहिए इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये डिस्टेंस कितना है, ये इसको छोड़कर, तो इसको निकालेगा तो इतना तो डी है, इसको निकालेगा तो डी माइनस टी और इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर ये ई इंटू टी, तो ये हो गया, तो टोटल हो गया इतना प्लस इतना, इतना प्लस इतना। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इतना पहले बाहर वाला लेंगे, तो ई जीरो आई इंटू ये डिस्टेंस, तो डी माइनस टी प्लस ये वाला ई इंटू टी। ठीक है, बात समझ में आ गई, इसको मिटाएं। अब हम लिख सकते हैं इस तरीके से, सिंस ई नॉट बाई ई इक्वल टू के लिख सकते हैं हम। इलेक्ट्रिक फील्ड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आएगा, फोर्स बाई फोर्स कांस्टेंट आएगा। कोई भी अगर सेम फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं और उसको हम जब डिवाइड करते हैं तो उसका यूनिट कट जाता है, तो जब यूनिट कटेगा तो वो कांस्टेंट आएगा, तो ये कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो इसको इधर भेजो, इसको नीचे लाओ। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका न्यूटन पर कूलाम, मान लो यहाँ 50 है, 50 न्यूटन पर कूलाम, ये 25 न्यूटन पर कूलाम, ये कैंसिल हो गया, तो ये कटेगा तो 2 ही ना आएगा, तो इसका इसमें यूनिट है नहीं है, तो ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो उसी तरीके से ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू कांस्टेंट। इसको इधर भेज दो, इसको इधर यहाँ लाओ, इसको इधर भेजने का, इसको इधर लाने का, तो हो जाएगा ई नॉट बाई के इक्वल टू ई। अब ई की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से इक्वेशन फर्स्ट देखो, v इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस ये ई है, तो ई का लिख देंगे हम ई नॉट बाई के, और टी का तो टी ही रह जाएगा। बात समझ में आ रही है। ये ई का वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया। इसमें से क्या कॉमन हो सकता है, इसमें से ई नॉट हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ कितना आएगा, ई नॉट जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब ई नॉट का यहाँ वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। ई नॉट का वैल्यू कितना होता है, सिंस जानते हैं आप, पढ़ा चुके इसके पहले वाले लेक्चर में, ई नॉट इक्वल टू होता है सिग्मा बाई ए, ये पता है। ठीक है, तो हम सिग्मा का भी वैल्यू लिख सकते हैं। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू बाई, सॉरी ये होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू बाई ए और एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन नॉट। ई इक्वल टू प्लेट्स के लिए मैंने बताया था, ई इक्वल टू होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई ए, और इसको इसके बटे में क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो ई नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। हम क्या करेंगे, इक्वेशन इसको कुछ मान लेते हैं, यहाँ पे इक्वेशन कुछ मान सकते हैं आप, इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड में हम ई नॉट की वैल्यू रखेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, अब इक्वेशन सेकंड में वैल्यू रखो तो v इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ रखो, यहाँ ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या मिला, d माइनस टी प्लस टी बाई के।
हमको निकालना है कैपेसिटेंस। ये क्या निकला? पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, वी नो दैट, या बाई फार्मूला लिख दो, बाई फार्मूला क्या होता है? Q इक्वल टू सी भी। तो Q क्या है? चार्ज है, C क्या है? कैपेसिटेंस है, और V तो आप जानते हैं, तो इसलिए हमको कैपेसिटेंस निकालना है। तो कैपेसिटेंस को अलग रखेंगे, बाकी सबको अलग रखेंगे, तो हो जाएगा, इसलिए C इक्वल टू, इसमें हटेगा नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ा के उसके बाद C इक्वल टू हो गया Q बाई V। तो हम क्या करेंगे, यहाँ V की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। V की वैल्यू कितनी है? इतनी, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। एक काम करो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, तभी लिख पाएंगे, क्योंकि इसमें लिखने में बड़ी दिक्कत होगी। तो यहाँ से काम करो, पहले क्या करना है? पहले हेडिंग देना है, फिर ये फिगर ड्रॉ करना है, और फिगर ड्रॉ करने के बाद इसका लैंग्वेज जितना हो सके अपने से लिख लेना, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से ये चीज़ और फिर ये चीज़ हम छापेंगे। जल्दी छापो, चलो स्क्रीनशॉट लो फटाफट फटाफट, मिटा दें, मिटाया जाए, चलो मिटाते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अभी तो, पॉज कर लेना, ठीक है, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, तब बढ़िया से आएगा। वैल्यू क्या है देखो तो यहाँ पे वैल्यू है इतना, ठीक है। अब इसमें ये पुट के Q इक्वल टू क्या है? सी भी। तो लिख सकते हैं इसके लिए C इक्वल टू Q बाई भी। वैल्यू पुट करो V का वैल्यू पुट करेंगे, कितना आया है? Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस T और T बाई K। कैंसिल कर दो, कटा दो इसको, ये ऊपर चला गया तो हो गया ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी और टी बाई के, इतना आया। अभी इसमें क्या कर सकते हैं हम कि इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है। कैसे? इसको मिटाते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, रहने दो, हो सकता है काम पड़े तो फिर दिक्कत होगी समझाने की। यहाँ देखो, इसमें से हम डी कॉमन ले सकते हैं, तो d जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, ये t बाई डी और ये t बाई के डी। मल्टीप्लाई करके देखो उतना ही आएगा। d से 1 में इंटू किए तो d आया, d से इसमें इंटू करोगे तो d से d कैंसिल हो गया, t आया, d से d इसमें इंटू करोगे तो d से d कैंसिल हो गया, t बाई के आया। इसका मतलब कॉमन सही है। अब यहाँ पे हम इसको अलग लिख सकते हैं, इसको तो यहाँ लिख के बताता हूँ। इधर क्या चल रहा है? इधर C चल रहा है, और इधर चल रहा है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और यहाँ क्या बचा? 1 माइनस टी बाई डी और टी बाई के डी। अरे ये डी और ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, एक ही चीज़ है कि नहीं? अब इसमें थोड़ा सा हम बताते हैं, ये फॉर्मूला इसके पहले वाले लेक्चर में आया था, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो किसके लिए? तो वो था वैक्यूम के लिए, जब प्लेटों के बीच में ये स्लैब नहीं था और यहाँ पे या तो वैक्यूम था या तो एयर था, उसके लिए हमको फार्मूला इतना मिला था। तो C का तो C लिख दिए और इसके लिए क्या लिख दिए? C नॉट, ठीक है। कितना बचा इधर? इधर बच गया 1 माइनस टी बाई डी प्लस टी बाई के डी, इतना बचा। ये 1 माइनस टी बाई डी प्लस टी बाई के डी, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अब इसका क्या करेंगे? इससे इसमें इंटू कर दे, मल्टीप्लाई करेंगे तो C नॉट से 1 में तो C नॉट ही होगा, C नॉट ही होगा, 1 माइनस टी बाई डी और टी बाई के डी। इसमें से भी कॉमन ले सकते हैं हम, ठीक है। तो कॉमन ले सकते हैं तो इतना हो जाएगा, टी बाई डी कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचा? 1, यहाँ क्या बचा? 1 बाई के, 1
T/D कॉमन हो गया, यहाँ 1, यहाँ 1/k। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा, इतना भी छोड़ सकते हो, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, हियर C ग्रेटर देन C0। जो यहाँ डिवाइड करोगे तुम, इतना C0 अपॉन इतना के साथ ये C के बराबर है। अगर ये नहीं होता तो C की नॉट की वैल्यू इससे कम होती। ये साथ में है ना, ये साथ में है, तब ये C0 C के बराबर है। अगर ये इसके साथ नहीं होता, उस कंडीशन में जो C की वैल्यू होती वो C0 से अधिक होती। तो इसका मतलब हुआ कि जब किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम डाइलेक्ट्रिक्स रखते हैं उस कंडीशन में, और जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में वैक्यूम होता है और एयर होता है, उस कंडीशन में जो इसका कैपेसिटेंस है इज ग्रेटर देन दिस कैपेसिटेंस। ठीक है, मतलब जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हम डाइलेक्ट्रिक्स रखते हैं और जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में वैक्यूम होता है, तो डाइलेक्ट्रिक्स रखने के बाद जो हमको कैपेसिटेंस मिलता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है और वैक्यूम की वैल्यू कम होती है। तो क्वेश्चन आता है कि जब किसी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि जब किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम डाइलेक्ट्रिक्स रखेंगे तो उसके कैपेसिटेंस में क्या परिवर्तन आता है, क्या चेंजिंग आता है, तो लिख देना चाहिए कि उसका जो कैपेसिटेंस होता है वो बढ़ जाता है। कैपेसिटेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको और आगे भी बढ़ा सकते हैं केस लिखकर। यहाँ मैं केस लिख देता हूँ, ठीक है। केस फर्स्ट, केस एक ही केस है, ठीक है। इफ T इक्वल टू D, मतलब हुआ कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जितना बीच का डिस्टेंस है उतना ही बड़ा अगर हम डाइलेक्ट्रिक्स ले लें, ये कंडीशन हो कि जब T इक्वल टू D, बीच का डिस्टेंस कितना था D, और जो यहाँ डाइलेक्ट्रिक्स लिया, ये डाइलेक्ट्रिक्स हो गया तुम्हारा, ये डाइलेक्ट्रिक्स हो गया, समझो कि एकदम फिक्स कर दिया इसमें। तो जितना इसका प्लेट के बीच का ये प्लेट है जो मैंने बनाया था, P Q है ना, ये पॉजिटिव था, ये क्या था, निगेटिव था। अब इसके बराबर यहाँ पे हम डाइलेक्ट्रिक्स रख दिए हैं, तो उस कंडीशन में D इक्वल टू T हो जाएगा। उस समय क्या था, डाइलेक्ट्रिक्स पतला था तो D बड़ा था और T छोटा था। अभी क्या है, D और T आपस में बराबर हैं, तब क्या होगा, इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, इक्वेशन थर्ड। सो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो क्या आएगा, यहाँ पुट करते हैं C इक्वल टू C0 अपॉन 1 माइनस, देखो D और T आपस में बराबर हैं, D और T आपस में क्या है, बराबर है। तो D की जगह T लिखो या T की जगह D लिखो, तो कोई एक लिख देते हैं, तो अब T को D में चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये अपॉन में क्या हो गया, D हो गया, 1 माइनस 1/k, D से D क्या हुआ, कट गया, तो हो गया C0 अपॉन 1, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/k, मल्टीप्लाई करो 1 से माइनस से इसका ब्रैकेट हटाओ, तो ब्रैकेट हटाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1/k, ये कट गया, तो ये जब पलटेगा तो हो जाएगा k और C0, तो क्या आ गया, C इक्वल टू k C0 इतना आ गया। k क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये तो बात समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं यहाँ पे, इसके बाद यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देखो इसको अपॉन में भेज दो, इसको इधर भेजोगे तो अपॉन में आ जाएगा, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, C/C0। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डिफिनीशन आप दे सकते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक्स
एंड कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन वैक्यूम का जो रेशियो होता है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिनोट करता है। मैंने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई पूछेगा कि डेफिनेशन क्या है, तो ये सी क्या है, सी कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक्स। ये कैपेसिटेंस है किसे का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जब डाइलेक्ट्रिक्स हो तब। और ये क्या है, कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ही, लेकिन जब वैक्यूम हो, एयर हो तब। तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक्स एंड कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर और वैक्यूम ठीक का जो रेशियो होता है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिनोट करता है। बात तो समझ में आ गई होगी। तो पहले इसको लिख लीजिएगा, फिर इसको, फिर इधर इसको लिख लीजिएगा और यहाँ पे ये लिख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए छोटे से ब्रेक के बाद। जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए।